दोस्तों कैसा रहता है अगर आपके पास एक ऐसा इन्वेस्टमेंट रहे जहाँ पे आपको बहुत ही कम रिस्क लेना हो या फिर पैसे डूबने का डर ही ना हो, और आपके पास कोई एक ऐसा एक्सपर्ट हो जो आपको मतलब आपके बदले में रिसर्च करके एनालाइज करके आपका पैसा इन्वेस्ट करे और अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको दे। और लेट्स से आप बहुत ही कम पैसों में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो ऐसा अगर आपके पास कोई एक इन्वेस्टमेंट होता ना, बहुत ही सही रहता ना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे हम जैसे डिफरेंट इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है और फंड मैनेजर उस पैसे को इन्वेस्ट करता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में। एसेट क्लास यानी गोल्ड हो सकता है, सिक्योरिटीज हो सकता है, इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट हो सकता है, या फिर कोई भी बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट एसेट क्लास में उस पैसे को डाला जाता है और उस पैसे में जो रिटर्न आता है वो सभी इन्वेस्टर्स को बांटा जाता है। बेस्ड ऑन कितना आप पैसे डाल रहे हो उतना ही प्रपोर्शन में आपको बांटा जाता है रिटर्न्स। तो इसी डिफरेंट एसेट क्लास में जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, उसके बेसिस में यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स होते हैं। सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बारीकी से जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि नाम में ही है इक्विटी यानी शेयर्स। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर रहते हैं शेयर मार्केट के अंदर। अगर आपको जानना है उस टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। वहां पे देखने से आपको एटलीस्ट समझ आएगा कि कौन से टाइप ऑफ शेयर्स रहते हैं। उस शेयर्स के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। सबसे पहला है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम में है लार्ज कैप, यानी यहाँ पे फंड मैनेजर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। कितना इन्वेस्ट करता है? 80% ऑफ द पैसे को इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ लिमिट्स सेट किया हुआ है इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को, ताकि रिस्क फैक्टर को हैंडल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में 80% ऑफ द मनी जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर, जो कि बहुत ही रिसर्च और एनालिसिस करते हैं फंड मैनेजर, उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको स्टेडी और स्टेबल रिटर्न्स आपको मिलता रहे। तो ये था लार्ज कैप। उसके बाद आता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल सेम उसी तरह, लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि मिड कैप रिस्की होता है, तो आपको यहाँ पे सेबी ने डिसाइड किया हुआ है कि 65% तक आपको इन्वेस्ट किया जाता है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर फंड मैनेजर के द्वारा। तो ये था मिड कैप स्टॉक्स। बिल्कुल उसी तरह और एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सेम यहाँ पे भी हाई रिस्क है स्मॉल कैप्स, सो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि 65% तक जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। इसी की तरह और एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। जैसे कि नाम में यह मल्टी कैप, यानी तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। कितना? 25% लार्ज कैप में, 25 मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, ताकि आपको भी एक स्टेबल रिटर्न्स दे। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि लार्ज कैप आउट परफॉर्म करता है मिड कैप और स्मॉल कैप को, कभी कभी मिड कैप आउट परफॉर्म करता है, या फिर आपको कभी कभी स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दे देता है। तो इन तीनों को मिक्स करके 25-25-25 रेशियोज में इन्वेस्ट किया जाता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। इसी कैटेगरी के अंदर और एक बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड आता है जो कि बहुत लोगों को हेल्प करता है टैक्स बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसे हम टैक्स सेविंग फंड भी कह सकते हैं, या फिर ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी कह सकते हैं हम। इसमें बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। लेट्स से आपके पास एनुअल टैक्सेबल इनकम कुछ 2 लाख हो जाता है, तो उसके अंदर आपको टैक्स एग्जेम्पशन 1.5 लाख तक मिल सकता है। यानी जो 50,000 बाकी होगा उस 50,000 में आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हुआ ना मजे की बात? जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सारे आजकल मतलब इनकम जनरेट करने वाले जो भी सिटीजन रहते हैं वो बहुत ही यूटिलाइज करते हैं इस ELSS को। आप भी जरूर इसे यूटिलाइज कीजिएगा। तो ये था ELSS। और आजकल और एक म्यूचुअल फंड है जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है, पता है कौन सा है? फ्लेक्सी कैप फंड। जैसे कि नाम में ही है फ्लेक्सी कैप यानी फ्लेक्सिबल कैप। यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरा राइट मिल जाता है कि वो खुद डिसाइड करे किस टाइप ऑफ स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करें, या फिर लार्ज कैप में, मिड कैप में, या फिर स्मॉल कैप में। कितना परसेंटेज? पूरा 0 से लेकर 100%। पूरा डिसीजन रहता है फंड मैनेजर के हाथ में कि किस टाइप ऑफ स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट कर सके। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसके बाद आता है डेट फंड्स। जी हाँ दोस्तों, डेट फंड्स यानी जो भी पैसा मतलब हम डाल रहे हैं पूरा इकट्ठा किया जाता है, उस पैसे को हम किसी और को यानी कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को उधार पे देना यानी लेंड करना, और उससे जो रिटर्न आता है वो आपको बांटा जाता है। क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है, हम लेंड कर रहे हैं और वो कुछ उसके हिसाब से कुछ परसेंट रिटर्न कर रहे हैं हमें, तो ज़्यादा रिस्क नहीं है यहाँ पे व्हेन कंपेयर्ड विथ इक्विटी। वहाँ पे फ्लक्चुएशन यानी वॉलेटाइल होता है मार्केट्स, तो हमें पता नहीं कब गिरेगा कब उठेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं है।
लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऐसा वॉलेटाइल नहीं होता, ये थोड़ा सा मतलब कम रिटर्न्स, कम रिवॉर्ड हमें देता है, कम रिटर्न्स देता है हमें। इसके अंदर सबसे मेन की जो बात आती है वो है टाइम पीरियड, यानी कितने टाइम पीरियड तक उस पैसे को लेंड किया जाता है। तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है मनी मार्केट फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जहाँ पे जो भी पैसा होता है वो इन्वेस्ट किया जाता है या फिर लेंड किया जाता है कॉर्पोरेट या फिर गवर्नमेंट को फॉर टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी पैसा आता है 1 ईयर के बाद उस पैसे को बांटा जाता है हर एक इन्वेस्टर को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम होता है, लेकिन सोचो इतना सारे पैसे है उनके पास, हजारों करोड़ रहते हैं, उसके अंदर भी 1 या 2% मिल जाए रिटर्न तो बहुत रहता है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कंपनी को। तो उसी पैसों से आपको बांटा जाता है रिटर्न्स। इसी कैटेगरी के अंदर दूसरा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स। यानी ये वो फंड्स हैं जहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना उस पैसे को बॉन्ड्स में डाला जाता है, जो कि बहुत ही हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं। जनरली बॉन्ड्स ना हम रेटिंग के हिसाब से देखा जाता है। एक लो रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, हाई रेटेड बॉन्ड्स होते हैं। जो हाई रेटेड होता है वो अच्छा खासा रिटर्न दे देता है। तो हाई रेटेड बॉन्ड्स में जो भी पैसा होता है इन्वेस्ट किया जाता है, जो उससे रिटर्न मिलता है उसको इन्वेस्टर्स को बांटा जाता है। तो ये था कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। उसी कैटेगरी के अंदर तीसरा टाइप ऑफ फंड है ओवरनाइट फंड्स। यहाँ पे जो भी पैसे हम लेंड करते हैं गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट्स को, वो सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डे के लिए लेंड करते हैं। यानी ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होता है गवर्नमेंट को या फिर कंपनीज को जो मतलब डील्स करने होते हैं, बहुत सारे डील्स करते हैं ना, तो वो डील्स करने होते हैं तो इंस्टेंट उन्हें पैसा चाहिए होता है। उस टाइम पे ये लोग जो इन्वेस्टमेंट जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज को या फिर गवर्नमेंट्स को। तो वो एक बिजनेस डे इनका टाइम पीरियड रहता है, उससे जो भी रिटर्न आया वो बांटा जाता है इन्वेस्टर्स को। इसके बाद आता है और एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी के अंदर, वो है लिक्विड फंड। यानी ये वो फंड्स है जो गवर्नमेंट को या फिर कॉर्पोरेट्स को दिया जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 91 डेज, या आप कह सकते हो क्वार्टरली, यानी 3 मंथ के आसपास। जो भी रिटर्न आता है वो बांटा जाता है वापस इन्वेस्टर्स को बेस्ड ऑन देयर ओन इन्वेस्टमेंट्स, यानी प्रपोर्शन जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स भी मिल जाता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन डेट, यानी डेट फंड्स के अंदर इतने सारे म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। उसके बाद और एक आता है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड फंड्स। जैसे कि नाम है ये हाइब्रिड, यानी इसके अंदर डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि इक्विटी था, ओनली स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट करते थे, यहाँ पे डेट ओनली ऑन सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे। यहाँ पे मिक्स है, चाहे आप स्टॉक में भी कर सकते हो कुछ प्रपोर्शन, चाहे आप कुछ प्रपोर्शन डेट में भी कर सकते हो। इसके अंदर 4 टाइप के फंड्स हैं। सबसे पहला है अग्रेसिव फंड्स। जैसे कि नाम में अग्रेसिव यानी बहुत ही रिस्की होगा। तो इसमें क्या करते हैं, मिनिमम 65% या फिर मैक्सिमम 80% ऑफ द जो भी पैसा रहता है वो इक्विटी में जाता है, बाकी क्या डेट में जाता है। क्योंकि ज्यादा इक्विटी में जा रहा है ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, जो भी रिटर्न्स आता है इन्वेस्टर्स को बांटा जाता है इससे। नेक्स्ट टाइप है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड्स। जैसे कि वर्ड में है बैलेंस्ड, यानी 40 to 50% ऑफ द जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो डेट के साइड जाता है और बाकी के जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है वो स्टॉक्स की तरफ जाता है, यानी इक्विटी की तरफ। 50-50 यानी रिस्क भी थोड़ा मतलब कम रहता है व्हेन कंपेयर्ड विद अग्रेसिव। तो ये थोड़ा अच्छा खासा एक फंड बन जाता है। इसी कैटेगरी के अंदर और एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स, या फिर हम कह सकते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। जैसे कि हमने लास्ट 2 म्यूचुअल फंड्स देखा था जहां पे 40 to 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट और इक्विटी में, और एक था जो बहुत ही अग्रेसिव था, यानी 65 से लेकर 80% तक इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे कोई भी परसेंट नहीं है, यानी यहाँ पे पूरा डिसीजन फंड मैनेजर के हाथ में होता है, चाहे जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सके इक्विटी में या फिर डेट में, ताकि आपको अच्छे खासा रिटर्न्स जनरेट किया जा सके। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है इस पर्टिकुलर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के अंदर। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है इसी कैटेगरी के आर्बिट्रेज फंड्स, यानी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को यूज किया जाता है फॉर बेटर रिटर्न्स। कभी कभार जनरली क्या होता है कि सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड्स अच्छा खासा रिटर्न दे देता है व्हेन कंपेयर्ड विद स्टॉक मार्केट, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि स्टॉक मार्केट अच्छा खासा रिटर्न दे दें व्हेन कंपेयर्ड विद सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है ना दोनों साइड में, उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे जाके इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न आने का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो इसके बेसिस में फंड मैनेजर क्या करता है, जो भी पैसा होता है वो शिफ्ट करता रहता है। कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया अच्छा रिटर्न्स के लिए, कभी अच्छा मतलब पुअर परफॉर्म दे रहा है स्टॉक मार्केट तो शिफ्ट कर देता है सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स को, ताकि अच्छा खासा रिटर्न आते रहे, रेगुलर और स्टेबल रिटर्न्स आपको मतलब इन्वेस्टर को देते रहे। तो ये थे डिफरेंट कैटेगरीज और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये तो जान लिया हमने। लेकिन आमतौर में हम एक इन्वेस्टर हैं तो हम जाके कैसे इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पे आप 2 तरीके से जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। सबसे पहला है SIP, जिसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मंथली बेसिस में कुछ अमाउंट मतलब आपके बैंक अकाउंट से कट होके इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। वो कब होना है और कितना होना है वो आपको खुद सेट करना पड़ेगा, ताकि जो भी इनकम उससे थोड़ा पैसा कट जाए और
इन्वेस्ट हो जाए म्यूचुअल फंड्स में। और एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हो आप वो है लमसम, यानी आपके पास लेट्स से आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा है बैंक अकाउंट में और आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा पैसा मतलब जो भी पैसा है जाके बल्क में जाके एक टाइम पे जाके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थे 2 टाइप ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट जो कि आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो। इसके अलावा ना और 3 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहला है एग्जिट लोड, यानी ये वो फीस होता है अगर आप रिडीम करते हो, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे को वापस लेते हो 1 साल के अंदर, तो आपको कुछ परसेंट फीस के तौर पे देना पड़ेगा। उस फीस को हम कहते हैं एग्जिट लोड। वो ध्यान में रखें जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में जाके इन्वेस्टमेंट करते हो, उस एग्जिट लोड को ध्यान में रखें। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है एक्सपेंस रेशियो, यानी सालाना उस पैसे को मतलब इन्वेस्ट करने के लिए जो फंड मैनेजर बैठा होता है या फिर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसके लिए आपको फीस देना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दे रहे हैं, उस काम के लिए उन्हें थोड़ा फीस मतलब पे करना होता है। जितना कम वो फीस होगा उतना ही अच्छा होगा, आपके मतलब लॉन्ग टर्म जो भी रिटर्न्स आएगा उतना ही अच्छा होगा। यहाँ पे ना सबसे कम का जो भी कम परसेंट का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो म्यूचुअल फंड्स चूज करने के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, वो है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। ये बेसिकली एक कंपनी का टोटल वैल्यू माइनस लायबिलिटी, जो वैल्यू बचता है ना वो वैल्यू को हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। और ये एक पर शेयर वैल्यू कह सकते हैं हम, जैसे कि एक स्टॉक का एक पर्टिकुलर प्राइस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह एक म्यूचुअल फंड्स का एक प्राइस होता है जहां जो मतलब जितना वो प्राइस होता है उतना काउंट्स में उतने टाइम्स आपको यूनिट्स मिलता है। लेट्स से एक म्यूचुअल फंड्स का NAV है कुछ 50 रुपीज और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 500 रुपये, तो वहां पे आपको मिल जाता है 10 यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो ये था सारा कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हमने म्यूचुअल फंड के बारे में तो जान लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया और कुछ पैसे भी कमा लिया, सोच लो। फिर भी ना मेरे दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन मतलब स्ट्राइक होता रहता है कि क्या सारे अमीर लोग डायरेक्टली जाके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या फिर रिस्क लेके स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे तो लगता है, देखो मेरा ओपिनियन है कि आप एक यंगस्टर हो, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आप पे, तो आप डायरेक्ट जाकर रिस्क ले सकते हो स्टॉक्स में जाके इन्वेस्ट करके। या फिर आप सेफ खेलना चाहते हो, आपको मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब सोच रहे हो और सेफ खेलना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप ज्यादा रिस्क ना लेते हुए म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप मतलब दोनों मिक्स फीलिंग्स है कि हमें स्टॉक्स में लेना है और म्यूचुअल फंड में डालना है, तो म्यूचुअल फंड्स को एक डाइवर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तरह चूज कर सकते हो। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला, तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आपको ऐसी टाइप ऑफ वीडियो चाहिए होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा इस चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप